हेलो, मैं अमित कुमार यूट्यूब चैनल 360 डिग्री जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में फिर से हम जानेंगे बेसिक साइंस, जनरल साइंस के बारे में, जिसका पहले से ही 4 पार्ट में बना चुका हूं और ये उसका 5वां और एक तरह से अंतिम पार्ट होगा, जो आने वाले एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होने वाला है। वीडियो की शुरुआत करें तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से करते हैं कि हम सब लोग जानते हैं रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में। तो ब्लड के बारे में जानते हैं और ब्लड का पढ़ने और ब्लड को अगर पढ़े हम लोग रक्त को तो काफी लंबा चौड़ा भी, लेकिन हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ना है जो एग्जामिनेशन में आता है। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें तो आता है कि रक्त जो है, यह रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल मतलब लिक्विड रूप में है, संयोजी मतलब जोड़ने वाला है एक पार्ट से दूसरे पार्ट को। और आप जानते हैं कि रक्त हमारे पूरे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता रहता है, तो यह क्या करता है? शरीर के हर पार्ट को एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, इसलिए इसको संयोजी कहते हैं और यह उत्तक है। तो रक्त तरल संयोजी उत्तक। ये पूछता है कौन सा उत्तक है। दूसरा पूछता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो ये आप जान लें, रक्त क्या होता है? रक्त क्षारीय होता है और इसका पीएच मान होता है 7.4। ये कई बार पूछा भी गया है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, तीसरे, तो ये पूछता है कि हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर के वजन का यानी भार का कितना प्रतिशत ब्लड हमारे शरीर के अंदर होता है। तो हमारे शरीर का जितना वजन होता है, लगभग एक स्वस्थ आदमी में उसका 7% भाग ब्लड का हिस्सा होता है, रक्त का। जितना वजन होगा, वजन का 7% रक्त का हिस्सा होता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रक्त से पूछा जाता है, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की कितनी मात्रा होती है? एक वयस्क और स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। ये भी कई बार पूछा गया है। आगे बात करें रक्त के बारे में, रक्त का जनरली क्या है? 2 भाग है। एक भाग को बोलते हैं उसके प्लाज्मा और एक भाग को बोलते हैं रक्त बिंबाणु। रक्त का 2 भाग है, प्लाज्मा और रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु को हम लोग रुधिराणु भी कहते हैं, ब्लड कर्पसल्स। प्लाज्मा जो होता है पूरे ब्लड में ये 60% होता है, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा? ब्लड का 40% होगा। और इसी का जब हम करते हैं तो इसके 3 पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं। क्या? लाल रक्त कण आरबीसी, लाल रक्त कण डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कण, और प्लेटलेट्स। 3 पार्ट इसी रक्त बिंबाणु के होते हैं और ये सब एग्जामिनेशन में काफी पूछे जाते हैं। इसी में से पूछा जाता है प्लेटलेट जो है, इसका काम क्या है? तो आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी का काम क्या है? ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद करता है, शोषण में। श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? तो यह हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, ये भी कई बार पूछा गया है। और प्लेटलेट्स का काम क्या है? तो यह हमारे शरीर में ब्लड को थक्का बनने से रोकता है। कट फट हो जाने के बाद जब खून बाहर आता है तो उसको थक्का बनाने में मदद करता है। ये पूछा हुआ सवाल है 1 नंबर इससे। यह क्या करता है? शोषण में मदद है, ऑक्सीजन को ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को संचरण में। आरबीसी लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण बीमारियों कीटाणुओं से लड़ने में मदद करता है। और रक्त प्लेटलेट्स जो है, यह रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। जब शरीर से बाहर खून निकलने लगता है और खून को रक्त का थक्का बन जाता है और खून बहना बंद हो जाता है। और इसमें भी एक सवाल और पूछा जाता है, वो कि रक्त प्लेटलेट बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के की मदद से ही रक्त का थक्का शरीर के बाहर बन पाता है। तो ये रक्त से, ब्लड से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त के बारे में एक चीज और जान लें कि रक्त का टोटल ब्लड ग्रुप कितना है? रक्त समूह, तो ब्लड ग्रुप टोटल जो है यह कितना है? 4 ब्लड ग्रुप रक्त में पाए जाते हैं। ये आप सब भी जानते हैं। एक ब्लड ग्रुप है ए, एक है बी, एक है ए बी और एक है ओ। सही है। अब ए बी है, इसमें सबके बारे में अपना अपना है, लेकिन पूछा जाता है कि कितने प्रकार हैं? 4। और क्या पूछा जाता है? तो ए बी को हम लोग कहते हैं सर्वग्राहता, यूनिवर्सल रिसेप्टर। यानी यह किसी से, इस ग्रुप के लोग किसी भी अन्य ग्रुप, 4 ग्रुप में से किसी से भी रक्त ले सकते हैं। और ओ को कहते हैं सर्वदाता, यानी यूनिवर्सल डोनर। यानी यह किसी भी ब्लड ग्रुप, 4 में से किसी को भी ब्लड दे सकता है ओ, लेकिन ले किसी से नहीं सकता। इसके साथ दिक्कत है, जिनका ब्लड ग्रुप ओ है वो सभी से नहीं ले सकते, सिर्फ ओ ग्रुप वाले से ही लेंगे। और लेकिन ये दे सकते हैं, ये सबको, ये वो खुद को भी, इसको सबको दे सकते हैं, लेकिन लेंगे किसी से नहीं। और ए बी जो है, यह सब से ले सकते हैं, ए से भी, बी से भी और ओ से भी।
इसलिए सर्वग्राह्यता और सर्वदाता ये कई बार पूछा गया है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगले प्रश्न में हम बात करें तो हमारा जो हृदय है वो हृदय कितने कोष्ठों से बना हुआ है? तो हृदय में हमारे कितने हैं? 4 कोष्ठ है, जिसको 2 नामों से हम लोग जानते हैं, आलिंद और निलय। और इसी का दाहिना और बायां होता है, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। बात करें इससे पूछे जाने वाले सवाल की, यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। यह कई बार पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन है? तो हृदय मनुष्य के शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। जब हम सोते हैं या कोई काम करते हैं, किसी भी समय यह अपना काम करता रहता है। सबसे व्यस्त अंग में से है हृदय। इसके अलावा इसे पूछा जाता है कि हृदय में से 2 तरह की नलियां निकलती हैं, एक को कहते हैं सीरा, एक को कहते हैं धमनी। एक को कहते हैं सीरा और एक को कहते हैं धमनी। दोनों से कौन कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो सीरा से जो है वो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, इम्प्योर ब्लड, और धमनी जो है उससे शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, यानी प्योर ब्लड। नहीं याद है तो ऐसे याद कर सकते हैं, 2 अक्षर का 3 लिखेंगे और 3 के लिए 2 का 3 और 3, इसमें 2 अक्षर है तो 3 वाला सीरा से अशुद्ध, और धमनी 3 अक्षर है तो शुद्ध 2 अक्षर का। सीरा को हम लोग वेन भी बोलते हैं, वेन, और इसको हम लोग आर्टरी बोलते हैं। हृदय के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक टेस्ट करते हैं ईसीजी, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कई बार पूछा गया है, किसके टेस्ट के लिए है? यह हृदय से संबंधित है, हृदय की धड़कन को सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं, इसके लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। यहीं से एक रिलेटेड सवाल होता है ईईजी, यहाँ कंफ्यूजन होता है, जैसे ईसीजी है और ईईजी है, तो ईसीजी हृदय के लिए होता है और ईई जो है वो मस्तिष्क के होता है। इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं हृदय, और इसे इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम कहते हैं, जो मस्तिष्क के लिए यूज किया जाता है, मस्तिष्क का टेस्ट करने के लिए। मस्तिष्क की बात की है तो मस्तिष्क के बारे में जान लेते हैं। 2 इंपॉर्टेंट जो बड़ा होता है, थैलमस और हाइपोथैलेमस। ये तो कई सारा पार्ट है, लेकिन इसको देखते हैं, थैलमस और हाइपोथैलेमस। तो मस्तिष्क में क्या, थैलमस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठंडा, गर्म, दर्द, इस सब को थैलमस पहचानता है। मस्तिष्क का यह पार्ट ऑब्जर्व करता है कि यहाँ ये घटनाएं इस तरह की हो रही, पानी ठंडा या गर्म, ये थैलमस पहचानेगा। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस प्यार है, घृणा है, ताप है, भूख, प्यास, इस तरह की कई सारी चीजों को कौन? हाइपोथैलेमस पहचान करेगा। इसमें पूछता क्या है तो हमको याद रखना है कि तापमान, शरीर के तापमान को, भूख प्यास को कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो क्या है? फीमर है। ये सब लोग जानते हैं कहाँ जांघ की हड्डी होती है, शरीर के कमर और ठेहुने के बीच की जो हड्डी है। इसी तरह कई बार पूछा जाता है सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो स्टेप्स, ये सबसे छोटी हड्डी है, ये हमारे कान में होती है। और आपको पता है कि कान में कितनी होती है? 3 हड्डी होती है, 3 प्रकार की हड्डी। एक कान में 3 तो दूसरे में भी 3, यानी टोटल दोनों कान मिला के 6 हड्डी, और उसी में से एक हड्डी होती है स्टेप, जो सबसे छोटी होती है। इसी तरह हड्डी से हड्डी जहां ज्वाइंट होता है, हड्डी से हड्डी यानी बोन्स और बोन्स का जहां अटैचमेंट होता है, जैसे ये ज्वाइंट है, बोन्स बोन्स का अटैचमेंट है, तो जहां हड्डी हड्डी या बोन्स बोन्स का अटैचमेंट होगा, या अस्थि अस्थि भी बोलते हैं, हड्डी में बोल रहा हूं, इसको लिगामेंट्स कहते हैं। जहां अस्थि अस्थि या बोन्स बोन्स का अटैचमेंट होगा, लिगामेंट्स कहेंगे। और जहां तो हो सकता है कि मांसपेशी और बोन्स या हड्डी या अस्थि का ऐड हो, उसे हम लोग टेंडन कहते हैं। टेंडन का मतलब हुआ मांसपेशी और हड्डी जहां ज्वाइंट हो, और हड्डी से हड्डी ज्वाइंट हो, लिगामेंट्स। इसी तरह बात करते हैं एक ग्रंथि की, जो कई बार पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, पीयूष ग्रंथि की। ठीक है, ये पीयूष ग्रंथि होता है, इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। और यही पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि इनमें से कौन है? तो पीयूष ग्रंथि। क्यों? ये शरीर के सारे ग्रंथि और हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, टैकल करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह एक अगले प्रश्न की बात करते हैं कि विटामिन के बारे में। तो विटामिन के खोजकर्ता कौन है? तो विटामिन के खोजकर्ता है फंक। फंक साहब ने विटामिन की खोज की थी। विटामिन में कई सारे विटामिन से, इसमें हमको जानना है वो जो पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। जैसे पूछा क्या जाता है, विटामिन में विटामिन बी और सी, ये 2 विटामिन जो है यह किसमें? जल में घुलनशील है। यह एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? तो विटामिन बी और सी। बाकी कुछ विटामिन बच गया, जैसे ए, डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। ये चारों विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। ये चारों किसमें घुलनशील है? ये वसा में घुलनशील हो सकते हैं। यानी बी सी याद रखना है, नहीं याद रहता बी से बॉयल और सी से चिल। ये पानी का गुण है,
गर्म और ठंडा होना, बॉयल और चिल, तो ये जल में घुलनशील। इसी तरह एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि मलेरिया के परजीवी की खोज किसने किया, किसने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के काटने से होता है? तो यह बताया था एक वैज्ञानिक थे रोनाल्ड रॉस, उनके द्वारा बताया गया था कि मलेरिया मच्छरों के काटने से होता है। मच्छर में भी कौन? मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। जैसे एक सवाल बड़ा वो पूछा जाता है, सबसे बड़ा फूल कौन है पृथ्वी पर? सबसे बड़ा फूल कौन है? ये याद रखिए, ये है रेफ्लेसिया। सबसे बड़ा फूल कौन है पृथ्वी पर? रेफ्लेसिया। काफी लंबे लंबे होते हैं, कई मीटर इसका फूल होता है, तो रेफ्लेसिया सबसे बड़ा फूल है। सबसे छोटा फूल की बात करें तो ये है उल्फिया। मैं आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछा गया है और पूछे जाने वाला है और हर बार पूछा जाता है। जैसे ये सब भी कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं पूरा नहीं करवा रहा हूं, सिर्फ इंपॉर्टेंट करवा रहा हूं। तो सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेसिया, सबसे छोटा फूल है उल्फिया। इसी तरह सबसे छोटा बीज किसका होता है? तो सबसे छोटा बीज है आर्किड का। आर्किड का जो बीज है वो क्या है? सबसे छोटा बीज है। इसी तरह एक सवाल बराबर पूछता है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या है? प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो ग्लूकोज निर्माण होता है उसका सूत्र क्या है? तो वह है C6H12 और O6। OC दोनों 6, H12 ग्लूकोज का सूत्र है। क्लोरोफिल किस रंग का होता है? तो क्लोरोफिल जो वर्णक है वो क्या होगा? वो हरा रंग का होगा। यह कहाँ पाया जाता है? तो यह पत्तियों में पाया जाता है, पौधे की पत्तियों में। यह कई बार पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो सबसे अधिक किसमें होगी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होगी लाल रंग में। लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा। और सबसे कम जो प्रकाश संश्लेषण होगी वो किसमें होगी? बैगनी में। यानी लाल रंग में सबसे ज्यादा और बैगनी रंग में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। यहीं पर जब प्रकाश संश्लेषण का बात कर रहे हैं तो ये पता कर लेते हैं, पत्तियों में जो पतला पतला महीन छिद्र होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। इन्हीं छिद्रों से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान पेड़ पौधों में होता है, स्टोमेटा से, और जलवाष्प इसी होकर निकलता है। अब एक सवाल जो बराबर पूछा जाता है, जैसे मूली है, ठीक है, गाजर है, चुकंदर है, सलजम है। मूली, गाजर, चुकंदर, सलजम, ये चारों के चारों क्या है? जड़ है। एक साथ अगर इसको याद रख ले तो कई बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूली, गाजर, चुकंदर, सलजम ये क्या है? जड़ का रूप है। वहीं पर अगर बात करें हम लोग आलू, प्याज, हल्दी और अदरक, ये चारों के चारों क्या है? तना है। तो आप याद कर सकते हैं, तना का 4 एग्जाम्पल मैंने बताया, जड़ का भी। हल्दी, अदरक, आलू, प्याज ये सब तना है, और मूली, गाजर, चुकंदर, सलजम ये सब क्या है? जड़ है। कई बार पूछा गया, इसको अच्छे से रख लेना है। अगले सवाल की बात करें तो मनुष्य में 20 प्रकार का एमिनो एसिड पाया जाता है। एमिनो एसिड, जिसमें से 10 प्रकार का मनुष्य जो है खुद बना लेता है और 10 प्रकार का उसे बाहर से लेना पड़ता है। याद रखिए, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या टोटल 46 होती है। यह कई बार पूछा गया, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन होता है। अगर सवाल में आपको दे दिया कितने जोड़े हैं और ऑप्शन में 46 भी दिया जाए तो 46 नहीं मानना, तब मारेंगे 23 जोड़ा। सवाल पे ध्यान देना है कि पूछा जाए मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र हैं तो 23, और मनुष्य में कितने गुणसूत्र जोड़ा हटा दे तो 46। मनुष्य में बाल उड़ना या गंजापन का जो शिकायत होता है वो किसके कारण होता है? वो कवक के कारण होता है, फंगस के कारण होता है, ये ध्यान रखना है। आनुवांशिकी, जेनेटिक्स, आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स का पिता किसे कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये कहते हैं ग्रेगर जोहान मेंडल को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आनुवंशिकता का पिता कैसे कहते हैं? ग्रेगर जोहान मेंडल को। अगले प्रश्न की बात करें तो कोशिका में आते हैं। कोशिका में बात करें तो सबसे लंबी कोशिका हमारे मानव शरीर में किसकी होती है? तो तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो है हमारे शरीर में यानी कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। इसी तंत्रिका कोशिका को हम लोग न्यूरॉन भी बोलते हैं, जो कई बार पूछा गया है। इसके अलावा बात करें तो कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से कई बार सवाल पूछा जाता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं क्या? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, या इसी को कहते हैं कोशिका का ऊर्जागिरी। पावर हाउस ऑफ सेल या कोशिका का ऊर्जागिरी भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। फिर पूछा जाता है लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम को हम लोग कहते हैं आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली, या इसी को हम लोग सुसाइड बॉम्बर भी बोलते हैं। इसी तरह कोशिका से सवाल आता है क्लोरोफिल।
से। तो क्लोरोफिल में हरित लवक होता है, ये हम लोग को पता है। इसके अलावा क्लोरोफिल हरित लवक को कहा जाता है किचन ऑफ सेल, यानी रसोई घर, कोशिका का रसोई घर, किचन हाउस ऑफ सेल। तो ये कोशिका से रिलेटेड कुछ है। इसके अलावा कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। इस सब चीजों को हम लोग को याद रखना। मनुष्य का जो साइंटिफिक नाम है, मानव का साइंटिफिक नाम क्या है? तो ये भी कई बार पूछा है। तो इसको हम लोग कहते हैं होमो सैपियंस। मनुष्य का या मानव का साइंटिफिक नेम जो है वो होमो सैपियंस। और हर जीव का साइंटिफिक नाम जो होता है वो 2 स्टेप का होता है, जैसे होमो सैपियंस, उसी तरह सबका 2 स्टेप में नाम होगा। इसके अलावा कुछ अध्ययन की बात कर ले, जैसे फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन जब करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं पोमोलॉजी। अध्ययन कई सारा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आपको चर्चा कर देते हैं। फलों का अध्ययन यानी पोमोलॉजी। इसी तरह है कि पक्षियों का अध्ययन, इसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। मछली पालन का अध्ययन अगर करें इसको कहेंगे हम लोग पीसी कल्चर। मछली पालन का अध्ययन करें तो इसको हम लोग कहेंगे पीसी कल्चर। मधुमक्खी पालन का अगर करें तो इसको हम लोग कहेंगे एपी कल्चर, ठीक है। और रेशम कीट पालन का अगर करते हैं तो इसको हम लोग कहेंगे सीरी कल्चर, यानी रेशम कीट का सीरी कल्चर, मधुमक्खी का एपी कल्चर, मछली का पीसी कल्चर, पक्षियों का ऑर्निथोलॉजी और फलों का पोमोलॉजी। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न में हम लोग देख लेते हैं एक प्रश्न कि पुराने जो जीवाश्म पदार्थ हैं उसकी आयु हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसकी आयु ज्ञात करने के लिए हम लोग रेडियो कार्बन पत्ती का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो कार्बन 14 पत्ती का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और इसको हम लोग C14 मेथड भी कहते हैं, कार्बन 14 पत्ती भी कहते हैं। इससे पुरानी चीजें जो प्राप्त होती है खुदाई में कहीं, उसकी आयु हम कार्बन 14 पत्ती से ज्ञात करते हैं। हंसाने वाली गैस है वो क्या है? वो नाइट्रस ऑक्साइड है। ये कई बार पूछता है, हंसाने वाली गैस कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड है। और कुछ बार 1-2 बार ये भी पूछा हुआ है कि इसके खोजकर्ता कौन है। इसका खोज किए थे वैज्ञानिक है, वो है प्रिस्टले साहब। प्रिस्टले साहब ने इसका खोज सबसे पहले किया था। इसी तरह एक सवाल है कि क्रीम क्या है? क्रीम, मलाई जिसको हम बोल सकते हैं। तो क्रीम या मलाई क्या है? ये एक प्रकार का दूध ही है, ये दूध का ही एक प्रकार है। कहेंगे कैसे? तो क्रीम एक प्रकार का दूध है, ऐसा दूध जिसमें वसा की मात्रा ज्यादा होती है। सामान्य दूध जो हम जिसको देखते हैं हम लोग, उसमें वसा की मात्रा कम होती है और लिक्विड रूप का मात्रा ज्यादा होता है, लेकिन क्रीम में वसा की मात्रा ज्यादा होती है। यानी क्रीम एक प्रकार का दूध है जिसमें वसा की मात्रा ज्यादा है। अगले प्रश्न की बात करें तो जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन अगर मरीजों को चढ़ाया जाता है तो ये कई बार सवाल पूछा है कि ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस मिक्स करके चढ़ाया जाता है। तो ऑक्सीजन के साथ उस सिलेंडर में हीलियम भी भरा होता है, यानी उस सिलेंडर में ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण भरा हुआ रहता है, जो अस्पताल में मरीजों को सांस के रूप में दिया जाता है। सिर्फ ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण रहता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया में बनाए जाने वाला सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ कौन था? कृत्रिम कार्बनिक पदार्थ, यानी वैज्ञानिकों ने इसे लेबोरेटरी में बनाया था। क्योंकि पहले यह मानता था कि कार्बनिक पदार्थ को लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, तो इस तरह बनाया गया सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ था यूरिया। इससे पहले जितने भी कार्बनिक पदार्थ थे वो प्रकृति में खुद ब खुद पाए जाते थे। ये पहला पदार्थ था यूरिया जिसे बनाया गया था। और यूरिया से आप लोग भली बात पढ़ती है, खाद के रूप में हम लोग खेतों में यूज करते हैं। मिश्र धातु से भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं, खासकर पीतल किनसे बना है? तो पीतल आपको बता दूं कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। कॉपर और जिंक यानी तांबा और जस्ता से मिलकर पीतल का निर्माण होता है। ये मिश्र धातु कई बार पूछा जाता है। इसके बाद पूछा जाता है कि कांसा, जिसको हम लोग ब्रोंज भी कहते हैं, यह कॉपर और एसन यानी तांबा और टीन से मिलकर यह बना है। कांसा का निर्माण तांबा और टीन से, और पीतल का कॉपर यानी तांबा और जिंक से, जस्ता से मिलकर हुआ है। कई बार यह सवाल पूछता है कि डायनामाइट की खोज किसने की? तो आपको बता दूं कि डायनामाइट के खोजकर्ता या डायनामाइट के आविष्कारकर्ता जो थे वो थे अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल, इनके नाम से भली भांति आप लोग परिचित होंगे नोबेल साहब के, क्योंकि इन्हीं के नाम से नोबेल पुरस्कार की भी स्थापना की गई है। ये संपत्ति से ये प्राइज भी दिया जाता है। और ये आपको जानना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्र में दिया जाता है टोटल नोबेल पुरस्कार। तो स्वीडन में बेसिकली जो है इस 6 में से स्वीडन में आपको 5 क्षेत्र का प्राइज स्वीडन में दिया जाता है, और नॉर्वे में 1 क्षेत्र का दिया जाता है, शांति का नॉर्वे में। बाकी चिकित्सा है, भौतिकी है, रसायन है, और शास्त्र है
और साहित्य है ये स्वीडन में दिया जाएगा और शांति का नॉर्वे में दिया जाता है। शुरुआत में 5 ही फील्ड में मिलता था, लेकिन अब 6 फील्ड में दिया जाता है। अगला प्रश्न जो हमारा है कि कुछ अम्ल के बारे में जान लेते हैं। जैसे कई बार पूछा जाता है कि नींबू में कौन सा अम्ल है। तो नींबू में आप लोग याद रखिए कि नींबू में क्या है, सिट्रिक अम्ल है या साइट्रिक अम्ल भी लिखा रहता है। और ये नींबू में जो अम्ल है वही संतरा में भी है, क्योंकि दोनों खट्टा है, दोनों में एक ही तरह का अम्ल है। नींबू में भी सिट्रिक अम्ल और संतरा में भी सिट्रिक अम्ल। इसी तरह कई बार पूछा जाता है कि इमली में कौन सा अम्ल है। कम ही ये पूछा गया जाता है, नींबू ही पूछा जाता है, तो इमली में टार्टरिक अम्ल है। और जो इमली में अम्ल है वही अम्ल अंगूर में भी है। तो आप याद रख सकते हैं कि इमली और अंगूर में एक ही तरह का टार्टरिक अम्ल है। इसके अलावा कई बार पूछा जाता है दूध में कौन सा अम्ल होता है। तो दूध में होता है लैक्टोज अम्ल या लैक्टस भी आप कह सकते हैं। और बैक्टीरिया भी दूध में कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। कई बार पूछा जाता है सिरका में कौन सा अम्ल है। सिरका वो कई सारे खाद्य पदार्थ को बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो सिरका में एसिटिलिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिलिक अम्ल पाया जाता है। ये कई बार पूछा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है आपको। इसी तरह अगर टमाटर की बात करें तो टमाटर में आपको ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसी तरह बात करें कि बिच्छू अगर काट लेता है या कोई मधुमक्खी काट लेता है, इस सब में कौन सा अम्ल होता है। या चींटी काट लेता है तो इसमें कौन सा अम्ल आता है जो ये काफी देर तक जलन देता है। इन सब में मेथनोइक अम्ल रहता है, मेथनोइक अम्ल। यानी डंक जितने भी जीव मारते हैं उसमें लगभग मेथनोइक अम्ल होता है। जैसे बिच्छू है, चींटी है, इस सब में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखना है। इसमें से खासकर नींबू, संतरा का, उसके अलावा सिरका का, दूध का, ये 4 को काफी मात्रा में पूछा है। जैसे एक सवाल कई बार पूछा गया है इधर आके, जैसे कोबाल्ट 60 है, एक तत्व, इसका उपयोग किस में करते हैं। तो इसका उपयोग कैंसर का पता लगाने में करते हैं, कोबाल्ट 60 का प्रयोग। ठीक है, ये याद रखना है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर का पता लगाने में होता है। इसी तरह एक है कि आर्सेनिक 74 जो है, आर्सेनिक 74, यह ट्यूमर का पता लगाने में यूज किया जाता है। तो इसको याद रखना है, कोबाल्ट 60 कैंसर में और आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़े तो रेडियो सक्रियता का पूछा जाता है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। रेडियो सक्रियता की खोज 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था। ये हेनरी बेकरेल है, हेनरी बेकरेल और पी क्यूरी है और मैडम क्यूरी है। 3 लोगों ने मिलकर रेडियो सक्रियता की खोज की थी। रेडियो सक्रिय पदार्थ तो होता है उससे 3 तरह के कण निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा पर जो होता है वो प्लस चार्ज होता है, बीटा जो होता है वो माइनस चार्ज होता है और गामा आवेशहीन होता है। इस चीज को हमको याद रखना है कि अल्फा धनावेशित, बीटा ऋणावेशित और गामा आवेशहीन होता है। प्रकाश का स्पीड कितना होता है, तो प्रकाश का स्पीड हम लोग जाते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसे को लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश का हमारा स्पीड होता है। जब बात करें तो इसी तरह बात करें तो पृथ्वी पर सूर्य से आने में प्रकाश को कितना समय लगता है, तो मोटा मोटी हम लोग कई जगह लिख देते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड। लेकिन एक्यूरेट इसकी बात करें तो यह होता है 8 मिनट और 16.6 सेकेंड। अब दोनों ऑप्शन में से जो हो, अगर पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकेंड हो तो वो, या फिर 8 मिनट 16.6 सेकेंड हो। इसी तरह बात करें कि चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो 1.28 सेकेंड का समय लगता है। यानी 1 सेकेंड और 1 सेकेंड का 28वां भाग। ये चंद्रमा का टाइम हो गया। ऑल की ओर बढ़े तो हमारा जो रंग है, कलर, उस कलर में 8 GB, मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 जो कलर होते हैं इसको हम लोग प्राइमरी कलर या प्राथमिक रंग के नाम से जानते हैं। ये सबसे मेन रंगों में से होते हैं। 8 GB, रेड, ग्रीन, ब्लू, यानी लाल बात कर ले, हरा और नीला, ये 3 प्राथमिक रंग है। और इन्हीं 3 प्राथमिक रंग के मिलने से अन्य रंगों का निर्माण होता है। सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है, तो श्वेत प्रकाश को डिवाइड करते हैं तो क्या हो, 7 रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, और न्यूटन साहब के द्वारा ये सबसे पहले खोजा गया। इस 7 रंगों में सबसे ज्यादा तरंगधर होता है किसका, लाल रंग का। लाल रंग का तरंगधर सबसे ज्यादा होगा और सबसे कम तरंगधर होगा बैगनी रंग का। लाल का तरंगधर सबसे ज्यादा और बैगनी का तरंगधर सबसे कम। लेकिन प्रकीर्णन की बात करें, बिखरने की बात करें, तो लाल का प्रकीर्णन जो होगा वह सबसे कम होगा
और बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, यानी जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। इसीलिए कई बार सवाल पूछता है कि आकाश का जो रंग है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है? तो आकाश का रंग नीला दिखता है प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि सातों रंग में नीला रंग सबसे ज्यादा बिखरता है, और जिस कारण आसमान हमको नीला दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण, यानी स्कैटरिंग के कारण। कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए कई बार हम बोलते हैं तो आवाज रिटर्न होता है, गूंजता है, तो वह ध्वनि तभी होगा जब जहां से आवाज निकल रहा है और जहां टकरा रहा है उसके बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। कम से कम, न्यूनतम 17 मीटर या इससे अधिक होगा तो प्रतिध्वनि सुनाई देगा, रिटर्निंग आवाज सुनाई देगा। इससे कम होगा तो प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देगा। इसको याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि आवाज जो आता है वो कानों तक जब पहुंचता है तो आवाज कान के अंदर मात्र 1/10 सेकेंड तक ही टिकता है। इतनी देर में अगर हमारा दिमाग इसको कैच कर ले, हमारा ध्यान उस ओर गया तो उस आवाज को हम सुन पाते हैं, नहीं तो बिना उस समझे हुए वो आवाज बाहर निकल जाता है। यानी 1 सेकेंड के 10वें भाग तक ही आवाज कान के अंदर टिकता है। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर नए वीडियो को लेकर मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।